नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर बनने और प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह का राममय वातावरण हुआ है, वहां से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को एक नई दिशा मिली है। पिछले दिनों हिंदी पट्टी के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली जबरदस्त जीत के बाद हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को 5 बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला, इन राज्यों में एक ही नारा काम कर रहा था, वो नारा था मोदी जिंदाबाद का नारा। यहाँ कोई चेहरा काम नहीं कर रहा था, सिर्फ मोदी के नाम पर जिस तरह से चुनाव जीता गया, वहाँ से एक बात स्पष्ट हो गई है। दूसरी बात, नेताओं की नहीं चली, कार्यकर्ताओं को खुश किया गया, खासकर जमीनी कार्यकर्ताओं की जिस तरह से पूछ पड़क बढ़ी, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को एक अलग ही दिशा मिली। तीसरी बात, मौसमी नेताओं के दिन लद गए, यानी जो सीजन नेता होते थे, मौसम के अनुसार प्रस्तुत होते थे। चुनाव के समय सफेद खद्दर पहने ये नेता जिस तरह से डिक्टेटरशिप करते थे, अब वो दौर नहीं चलेगा। यही कारण है कि नेता परेशान हैं, कार्यकर्ता खुश हैं। चौथी अहम बात, विचारधारा के प्रशासनिक नेताओं की पकड़ अब मजबूत होगी। ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बखूबी समझते हैं, सत्ता के अनुसार देश के माहौल को, राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहयोगी साबित हो सकते हैं। ऐसे लोगों का महत्व बढ़ेगा। जिस तरह से जीते हुए 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कॉम्बिनेशन प्रस्तुत किया गया है, वहां से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का विकेंद्रीकरण भी समझना होगा कि किस तरह से अब कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी। विचारधारा को आगे लेकर एक नए दौर में भारतीय जनता पार्टी जा रही है। 5वीं सबसे अहम बात, भारतीय जनता पार्टी में हर जाति और वर्ग के लोगों को मौका दिया जा रहा है। एक अलग किस्म की सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, जिसके आर्किटेक्ट हैं मोदी और शाह की जोड़ी, जिनका लक्ष्य है आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतना। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक कई राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करती आ रही है, खासकर बिहार का ही ताजा मामला ले लें। यहाँ कोई नहीं सोच सकता था कि जहाँ के मुख्यमंत्री जिस तरह से एनडी अलायंस के सर्वे सर्वा बनकर, सूत्रधार बनकर आगे बढ़ रहे थे, वो ही एनडी अलायंस को धोखा दे देंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ बाहें फैलाकर आगे बढ़ेंगे। ये नए दौर की पॉलिटिक्स समझने वाली होगी। इसके अलावा जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रही है, उसे छत्तीसगढ़ की राजनीति से भी समझा जा सकता है, जहां कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस या कोई भी एग्जिट पोल ये मानने को तैयार नहीं था मतगणना से पहले कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन यहां न केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इतनी ज्यादा सीटें लेकर आई कि 15 साल सत्ता रहने के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी को कभी भी 90 में से 54 सीटें नहीं मिली। 50 के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा रहा। और अब एक नए चैलेंज को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में स्वीकार किया है। यहां 11 में से 11 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए पुरुषों की बजाय नारी शक्ति को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। ये ताजा बैठक की तस्वीर आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जायसवाल के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर से विधायक किरण देव सिंह नजर आ रहे होंगे, और उनके बगल में पुराने प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा उप मुख्यमंत्री अरुण साहू भी नजर आ रहे हैं। नारी शक्ति नजर आ रही होगी। छत्तीसगढ़ भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत सहित तमाम नारी शक्तियों को टास्क दिया गया है कि वो महिलाओं के बीच जाए। करीब 35 लाख महिलाओं के बीच चाय पर चर्चा होगी, ठीक वैसी ही जैसे 2014 में चाय पर चर्चा गली गली की गई, पूरे देश भर में की गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति को टास्क दिया है कि वो 35 लाख महिलाओं के बीच जाए। छत्तीसगढ़ में करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर हैं। इस बैठक का नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन कार्यशाला। इस बैठक के 2 दिन पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े की मौजूदगी में एक और बैठक हुई, जिसमें महतारी वंदन योजना के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि किस तरह से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की प्रत्येक विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए महीना यानी साल का 12,000 रुपए देने जा रही है। केंद्र की तमाम योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
राज्य की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। महिलाओं को आगे रखकर जिस तरह की नई राजनीति हो रही है, दरअसल ये केंद्रीय स्तर पर एक तय रणनीति है जिसके अनुसार जमीन पर इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। विधानसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की, जिसका असर साफ तौर पर चुनाव परिणाम में देखने को मिला। यहां समझने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या है 2,03,60,240, जिसमें से 1,55,61,460 मतदाताओं ने विधानसभा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इनमें से 77,48,612 पुरुषों ने वोटिंग की और महिलाओं ने 78,12,631 की संख्या में मतदान किया। इस तरह से महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की, उसमें से भी सबसे ज्यादा वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए की गई। अब यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में नारी शक्ति को आगे कर रही है। नारी शक्ति वंदन के नाम से बैठक ली जा रही है। महिलाओं के द्वारा महिलाओं के बीच चाय पर चर्चा होगी। करीब 35 लाख महिलाओं के बीच जाने का लक्ष्य अकेले छत्तीसगढ़ में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा द्वारा महिलाओं को आगे करने की रणनीति और राजनीति को समझना हो तो महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े के इस बयान को सुनना चाहिए, जिन्हें मंत्री बनने के पहले खुद नहीं पता था कि वो मंत्री बनने जा रही हैं। जैसे न्यूज में चल रहा था, उसके 5-10 मिनट पहले ही फोन आया कि आपको शपथ ग्रहण करने आया है, सीएम जी का फोन आया था, तो अच्छा लगा। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु देवसाई जी को भी देना चाहूंगी कि उन्होंने अपने टीम में मुझे रखा। उनके मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी उनको। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने अजीबोगरीब बयानों के कारण न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश भर में जिस तरह का कांग्रेस के लिए प्रतिकूल माहौल बना रहे हैं। सोशल मीडिया में उनके मीम तो पहले से आ ही रहे थे। वो जिस तरह से अजीबोगरीब बयान देते हैं, कभी कहते हैं कि स्टोव में कोयला रखा जाए। ऐसे बयानों के क्या मायने हैं? हास्य का कारण बनने वाले ऐसे बयान क्या जानबूझ के दिए जा रहे हैं? यह भी एक शोध का विषय है, क्योंकि गलती एक बार होती है। यदि बार बार ऐसी गलतियां हो तो जाहिर तौर पर मानसिक स्थिति पर शक होने लगता है। लेकिन हमें यहाँ कांग्रेस की राजनीति को भी समझना होगा, जहां कांग्रेस अपने इस सबसे पावरफुल नेता यानी राहुल गांधी को महात्मा गांधी का वंशज बताती है। मैं आपको कांग्रेस के द्वारा किए गए 1 साल पुराने ट्वीट को दिखा रहा हूं, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस ने राहुल गांधी को महात्मा गांधी का वंशज बताया था। गांधी का वंशज लिखते हुए आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह लिखा था। यह ट्वीट आपके स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। जबकि यहां गहराई से समझने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी ने आजादी के पहले और आजादी के बाद कभी भी कोई संवैधानिक पद नहीं लिया, जबकि गांधी परिवार ने करीब 7 दशकों तक लगातार पद में रहते हुए देश में राज किया। गांधी नाम का क्या फायदा है वो अच्छी तरह से जानते हैं, जबकि वास्तव में महात्मा गांधी से उनके परिवार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इसे आज हम गहराई से समझेंगे कि आखिर गांधी नाम का फायदा उठाने वाले किस तरह से देश को धोखा देते रहे हैं। मैं आपको राहुल गांधी का एक पुराना वक्तव्य सुनाऊंगा, जिसमें वो अपने दादा का जिक्र कर रहे थे। नाम तो नहीं लिया, लेकिन क्या कुछ कहा उस पर आप गौर करें। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर ये गांधी नाम का इस्तेमाल किस तरह से शुरू हुआ। मेरे परदादा भी गांधी जी के साथ काम करते थे। मैंने उनकी एक चिट्ठी पढ़ी जो वो गांधी जी के बारे में किसी को लिखी उन्होंने। मैं आपको बात समझ आ जाएगी। चिट्ठी में नेहरू जी लिखते हैं कि मैं इस मामले पे मेरी गांधी जी के साथ बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, और मेरा पूरा मन, मेरी पूरी लॉजिक कह रही है कि इस मामले में गांधी जी गलत बोल रहे हैं और मैं सही बोल रहा हूं। मगर मैं जानता हूं, अंदर से मैं जानता हूं कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूं, मगर मैं जानता हूं कि वो सही है और मैं गलत हूं।
दरअसल राहुल गांधी अपने जिस दादा के नाम का जिक्र कर रहे थे उनका वास्तव में नाम था फिरोज गैंडी, जिसकी स्पेलिंग थी GHANDY, गांधी नहीं थी। और फिरोज गैंडी के पिता का नाम था जहांगीर फरदून गैंडी, जिनका जन्म हुआ था 12 सितंबर 2012। उनका जन्म प्रमाण पत्र आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। वो महात्मा गांधी के बेहद करीबी थे। यही कारण था कि उन्होंने महात्मा गांधी के सरनेम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज़ादी के बाद कुछ अखबारों ने भी फिरोज गैंडी को फिरोज गांधी लिखना शुरू कर दिया। शादी के पहले इंदिरा गांधी का नाम था इंदिरा प्रियदर्शी, जबकि शादी के बाद उन्होंने अपना नाम इंदिरा गांधी लिखना शुरू कर दिया। जबकि गांधी के असली वंशजों ने कभी भी गांधी सरनेम का फायदा नहीं उठाया। अब आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि 1989 में राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके खिलाफ लड़ने वाले महात्मा गांधी के पोते, जिनका नाम राजमोहन गांधी था, वो चुनाव लड़ रहे थे। यानी असली और नकली का चुनाव हो रहा था। नकली गांधी जीत गए और असली वाले हार गए। आपने अक्सर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेस के नेताओं को ट्वीट करते देखा होगा, श्रद्धांजलि देते हुए देखी होगी, लेकिन कभी भी आपने फिरोज गांधी या फिरोज गैंडी को श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस के नेताओं को नहीं देखा होगा। ये असलियत जब आप समझ रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है, सबको मालूम है, लेकिन किस तरह से नाम का फायदा उठाया जाता है, जाति का फायदा उठाया जाता है, यह हमारा देश बरसों से देख रहा है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि देश अब जाग चुका है। अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ, अब काशी की बारी है, मथुरा की भी तैयारी है। ऐसे ही देश आगे बढ़ रहा है, सोया हुआ देश जाग चुका है। ऐसे जाति और सरनेम की राजनीति करने वालों की भी पोल खुल चुकी है। इस नए दौर की राजनीति का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लोगों का समर्थन और प्यार मिल रहा है। किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है। इस जनमंच के माध्यम से हम बार बार आग्रह करते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आज के इनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा संबंध ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।